आज आपको 4 फॉर्मूले बता रहा हूं रजनीश वर्सेस नेहा के जजमेंट में से। और आपको जानकर आश्चर्य होगा जब लास्ट में वीडियो एंड होगा तो ऐसा कुछ भी मेंटेनेंस के केसेस में फॉलो ही नहीं किया जाता है, जबकि रजनीश वर्सेस नेहा का आदेश कुछ और है और पैटर्न या सिस्टम इस तरह से डाल दिया गया है कि वो उस आदेश के आसपास भी नहीं है। यानी पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश की खुलेआम अवहेलना हो रही है। और अब इस तरह के रुझान भी आने लगे हैं कि सुप्रीम कोर्ट खुद तंग आकर मजिस्ट्रेट कोर्ट्स को या फैमिली कोर्ट्स को डायरेक्शंस दे रहे हैं कि भैया मेंटेनेंस केस में हमारी गाइडलाइंस तो फॉलो कीजिए, आप तो मनचाहा ऑर्डर करने लग गए हैं। तो आपको अगर ये बात समझ में आ गई तो मेंटेनेंस का कोई भी स्टेज हो, आज लगा है, 4-5 साल से चल रहा है, लग गया है, या मेंटेनेंस का केस शुरू हुआ है, तो ऐसी सभी सूरतों में आपको ये चारों ऑप्शंस जो कि मैं पूरा रजनीश वर्सेस नेहा के जजमेंट के अनुसार जो गाइडलाइंस में लिखा है उसके हिसाब से आपको समझाऊंगा। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप लोग सीधा डायरेक्शन में चलते हैं कि भैया केस लगा है, सिस्टम ये कहता है कि पत्नी को मेंटेनेंस देना है, कंटेस्ट करना नहीं है, और खत्म करवा लेते हैं अपने सारे ऑप्शंस, जबकि ऑप्शंस पूरी तरह से खुले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एकदम बढ़िया तरीके से इसको वेल डिफाइंड तरीके से इसको समझाया जिससे किसी तरह का कोई डिस्प्यूट कभी हो ही नहीं। अब वो कहां से डिस्प्यूट होता है, कैसे डिस्प्यूट होता है, ये तो समझने वाली बात है, मगर आप भी सिर झुका देते हैं अन्याय के सामने। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सर, लीगल इंडिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप लोग जब किसी भी केस में एंटर करते हैं तो उसकी स्पेशल तरीके से जांच होनी जरूरी है कि क्या वो केस आप पे सही लगा भी है या नहीं। आप सिर्फ केस लगा है, हमें उसे लड़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं जानते। जबकि हकीकत यह है कि केस लड़ने का एक पूरा सिस्टम बनता है, यानी कि अगर उसमें कोई गाइडलाइंस हो तो उस पूरे सिस्टम को उसी फ्रेमवर्क में काम करना पड़ता है, उससे बाहर नहीं जा सकता। पहला पॉइंट आप समझिए उस सिस्टम के फ्रेमवर्क पे। देखिए, पहली बात तो यह है कि रजनीश वर्सेस नेहा का जो एफिडेविट है वो दोनों पार्टीज के ऊपर मैंडेटरी है लगाना, उसके बगैर मेंटेनेंस डिसाइड नहीं हो सकता। तो पहली कंडीशन ये उन लोगों के लिए जिनकी पत्नी ने मेंटेनेंस के लिए किसी तरह का एफिडेविट कोर्ट में एसेट्स एंड लायबिलिटी का एफिडेविट, जो सुप्रीम कोर्ट ने इसका नया नामकरण किया है, तो इससे पहले काफी लोग इनकम एफिडेविट बोलते थे, ये इनकम एफिडेविट नहीं है, ये एसेट्स और लायबिलिटी का एफिडेविट है। क्या होता है ये एफिडेविट, इसको मैं आगे समझाता हूं। तो ये दोनों को लगाना है, पर कैसे लगाना है क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। कई बार मैंने ये भी देखा है कि कई पति लोग आके मुझे काउंसलिंग में बोलते हैं कि साहब कोर्ट ने मुझे बोल दिया, मेरी बीवी ने तो लगाया नहीं और मुझसे पहले एफिडेविट मांग लिया, मैंने दे भी दिया, या फिर मैंने एफिडेविट अभी तक तो दिया नहीं है बट कोर्ट बार बार मुझसे मांग रही, बीवी से नहीं मांग रही, या फिर इसके अंदर बीवी ने लगा दिया है। तो इसमें आप समझिए कि आपको उस एफिडेविट के बारे में मोटी बात ही पता होनी चाहिए कि अगर आपकी पत्नी ने वो एफिडेविट नहीं लगाया है, कोर्ट आपसे वर्बली मांग रही है, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो एफिडेविट तब तक आपको देना ही नहीं है। क्रोनोलॉजी ये कहती है कि पहले आपकी बीवी देगी, उसके देने के बाद 4 हफ्ते के अंदर अंदर, यानी जिस डेट को उसने दिया है उससे आप टोटल वर्किंग डेज के हिसाब से ऑलमोस्ट 1 महीना मान लीजिए, या 24 दिन से 30 दिन के अंदर आपको देना है। अगर आपको इससे ज्यादा का एक्सटेंशन चाहिए तो वो भी मिल जाता है, पर आपको एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रीजन देना पड़ेगा। मान लीजिए आप बीमार हैं, या मान लीजिए आपके वकील साहब जो हैं वो किसी इमरजेंसी कंडीशन में फंस गए हैं, या आपके साथ कुछ ऐसे हालात हो गए कि आप अगली कोर्ट डेट हियरिंग पर प्रेजेंट नहीं हो पाएंगे या उस डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, तो आप एक्सटेंशन ले सकते हैं। ये प्रोविजन है। यानी कि अब ये समझना जरूरी है कि ठीक है एफिडेविट लगाना है, नहीं लगाना, ये तो एक बात होगी, पर नहीं लगाया तो क्या होगा। नहीं लगाया तो 1 साल के अंदर आप एक सिविल कंटेम्प्ट फाइल कर सकते हैं, और इसकी सुनवाई का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की। कंटेम्प्ट का सुनवाई का अधिकार जो है वो हाई कोर्ट होता है, यानी आपकी पत्नी के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट का केस लगेगा। इसमें आप मजिस्ट्रेट साहब की कार्रवाई को भी मेंशन कर सकते हैं, या जो भी फैमिली कोर्ट के जज हैं जो भी आपकी सुनवाई कर रहे हैं मेंटेनेंस के केस की, उनकी कार्रवाई को भी इस तरह से बता सकते हैं कि उन्होंने खुद ने इसकी पालना नहीं करवाई मेरी बीवी से, क्योंकि ये बाउंड किस पर है, मजिस्ट्रेट कोर्ट्स या फैमिली कोर्ट जहां भी आपका मेंटेनेंस केस चल रहा है उन पर सुप्रीम कोर्ट ने बाउंड किया है कि पार्टी से आपको ये करवाना है, यानी वो ड्यूटी बाउंड है इस चीज से। तो इस वजह से ये पूरा मेंटेनेंस का केस इस एक कारण की वजह से खारिज हो सकता है। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा ना कि इतना आसान है, जी हां इतना ही आसान है। दिक्कत क्या है कि जब यहां से आप बात को सुन के जाते हैं तो उसका वैलिडेशन आप ऐसे लोगों से कराते हैं जिन्होंने शायद ही कभी रजनीश वर्सेस नेहा के जजमेंट को ढंग से भी पढ़ा हो, और ये कड़वा सच समझकर ही आप आगे कदम उठाइए। अगले पॉइंट पे आते हैं कि रजनीश वर्सेस नेहा का जो जजमेंट है उसके अंदर ये बात क्लियर कट वर्ड में कही गई है कि हम डेट ऑफ एप्लीकेशन की कहीं भी सिफारिश नहीं करते हैं। डेट ऑफ एप्लीकेशन जरूरी है पर आवश्यक नहीं है, यानी कि वो हर वक्त लगाई जाए इतनी मैंडेटरी नहीं है। डेट ऑफ एप्लीकेशन का मतलब कोर्ट ने समझाया है कम से कम 4 से 5 जजमेंट्स को बकायदा रेफर करके। उसका मतलब यह है कि वहां एक रीजन ऑर्डर होना चाहिए। रीजन का मतलब यह है कि आपकी बीवी ने साबित कर दे हाँ वो कोर्ट के अंदर कि भैया इंटरिम मेंटेनेंस देना बहुत जरूरी है और डेट ऑफ एप्लीकेशन सिर्फ देना बहुत जरूरी है, वरना मैं मर जाऊं, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मेरा पति मुझे दवाइयां नहीं दिला रहा था और मैं हॉस्पिटलाइज होने वाला एक पोजीशन पे भी नहीं हूं, या फिर मैं कुपोषण के शिकार हुई हूं, मुझे भूखा रखा गया है, प्रताड़ित किया गया है, मैं चल फिर नहीं पा रही हूं और मेरा आज वजन इतना घट चुका है, या फिर आप अपने बच्चे के लिए खाने पीने की व्यवस्था नहीं कर रहे, तो है इंटरिम ऑर्डर, वो भी डेट ऑफ एप्लीकेशन से। डेट ऑफ एप्लीकेशन का जो मिसयूज किया जा रहा है खुलकर कि भैया डेट ऑफ एप्लीकेशन से तो मेंटेनेंस लगाएंगे पर चलाएंगे केस 2-3 साल और फिर इंटरिम का ऑर्डर करेंगे। इंटरिम का पूरा कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है 2-3 साल बाद। डेट ऑफ एप्लीकेशन का पूरा कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है 2-3 साल बाद। यानी डेट ऑफ एप्लीकेशन मतलब डेट ऑफ एप्लीकेशन, ये थोड़े 3 साल बाद डेट ऑफ एप्लीकेशन। डेट ऑफ एप्लीकेशन का मतलब ये है आज इधर पत्नी ने एप्लीकेशन लगाई और 2 या 3 दिन के अंदर इसको डिसाइड करना पड़ेगा। खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं, डेट ऑफ एप्लीकेशन का हवाला देते हैं और उसके बाद 3 साल बाद डेट ऑफ एप्लीकेशन नजर आता है।
और 3 साल के अंदर एरियर का प्रोविजन और कर देते हैं। एरियर के लिए भी विशेष प्रावधान है, पर क्योंकि ये मैटर जो है आपको जल्दी मेंटेनेंस खत्म कराने के हिसाब से समझाया जा रहा है। यहाँ पर अगर डेटा एप्लीकेशन में है तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या होगा। अब ये डायरेक्ट कोर्ट के खिलाफ है। ये कोर्ट ने इस आदेश को तोड़ मरोड़ के मैनिपुलेट किया है, यानी अपना ही एक सिस्टम इसके अंदर डाल दिया है कि ऐसी क्या जरूरत आ रही थी कि डेट ऑफ एप्लीकेशन का ऑर्डर करना पड़ा, वो भी 3 साल बाद। दूसरी चीज, डेट ऑफ एप्लीकेशन का मतलब डेट ऑफ एप्लीकेशन है, आज एप्लीकेशन लगी, आज ऑर्डर होना था, ये 3 साल बाद डेट ऑफ एप्लीकेशन कहां से आ गई। अब तो डेट ऑफ एप्लीकेशन जा चुकी है, अब तो डेट ऑफ ऑर्डर ही बचता है आपके पास। तो डेट ऑफ ऑर्डर को मॉडिफाई कर दिया गया है डेट ऑफ एप्लीकेशन से। तो इसको भी सुप्रीम कोर्ट का सिविल कंटेम्प्ट मानते हुए बाकायदा कोर्ट के खिलाफ आप जाएंगे, अपील करेंगे और इसको खारिज करा सकते हैं, क्योंकि वहां पर ऐसी कोई रीजनिंग नहीं दी है, ना ही पत्नी ने ऐसा कोई कारण दिया है जिसकी वजह से उसकी अर्जेंसी दिख रही हो। और अर्जेंसी 3 साल तक चलती रही और 3 साल तक कोर्ट को दिखाई नहीं दिया। तो इंटरिम ऑर्डर और डेट ऑफ एप्लीकेशन अर्जेंसी के मैटर्स के लिए है, क्योंकि वहां पर उसके साथ बहुत जाती हुई। अब एक जो तीसरा पॉइंट मैं बताऊंगा, ये बहुत खतरनाक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये आप सबके केसेस में लगभग मिल जाता है। देखिए, पत्नी ने अगर एफिडेविट लगा दिया, ये सवाल तब भी आया होगा जब मैंने पहला पॉइंट बताया होगा, अगर लगा दिया तब हम कैसे बेनिफिट ले सकते। देखिए, पत्नी ने जब एफिडेविट लगाया तो एफिडेविट जो है वो ऑडिटेड नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब वो डॉक्टरेट नहीं होना चाहिए, उसका मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो पैटर्न बना के दिया है बकायदा, वो फॉर्मेट जो है वो वहां पर आपको रजनीश वर्सेस नेहा के जजमेंट में मिल जाएगा। इस वीडियो के लिंक में भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो हमने वो जजमेंट दोबारा अपलोड किया है, जाके पढ़िए। अब वहां पर जब आप देखेंगे तो एफिडेविट का पूरा फॉर्मेट है, एग्रीकल्चर इनकम का अलग है, अगर आप सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उनका अलग है। ऐसे 3 कैटेगराइजेशन होंगे इन एफिडेविट्स की है। मैंने क्या कहा था, ये एसेट एंड लायबिलिटीज का है, यानी कि इसके अंदर एसेट्स एंड लायबिलिटीज को पहले डिटरमाइन किया जाएगा, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कंप्यूटेशन, और इसको क्वांटम ऑफ इंटरेस्ट के फॉर्म में डिसाइड किया जाता है। यानी कि इस चीज में ये सब चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी, पति के खर्चे जो एग्जिस्टिंग खर्चे हैं वो कितने हैं, बिजली का, पानी का, नहाने का, धोने का, ऑफिस आने का, जाने का, और डेली जो खर्चे हो रहे हैं राशन के, इसके अलावा माँ बाप हैं, भाई बहन उन्हें पढ़ा रहा है, तो वो सारे खर्चे जब घटाता है तो उसकी एसेट्स को अलग देखा जाता है। जो एफडी है, आरडी है, उसने प्रॉपर्टी में बना रखी है, तो ऐसा नहीं है कि लायबिलिटीज वो दिखाकर और एसेट्स के फॉर्म में अपने आप को बचा लेगी, एसेट्स उसकी गायब है। ठीक है। दूसरी सबसे जरूरी चीज यह है, क्योंकि इसमें ओथ लगती है, इसका अगला पॉइंट है जो मैं समझा दूंगा ओथ का। फिलहाल ये ध्यान रखिए कि पति और पत्नी को इस पे ओथ यानी कि शपथ पत्र के साथ देना होता है, एफिडेविट के साथ देना होता है, जिसकी अवहेलना बहुत खतरनाक है। वो अगले पॉइंट में आप समझेंगे। जरूरी बात यह है कि यहां पर अगर कोई बात ऐसी आ गई है कि वहां पर पत्नी ने उसके अंदर जिस तरह से वहां ABCD या 1 2 3 करके जो पॉइंट्स बनाए हैं फॉर्मेट में सुप्रीम कोर्ट के, कोई चेंज किया है, लैंग्वेज का चेंज किया है, 2-4 पॉइंट उड़ा दिए हैं, या फिर अपनी तरफ से कोई 2-4 पॉइंट ऐड कर दिए हैं, तो ऐसा वो बिल्कुल नहीं कर सकती जब तक कि जरूरी ना हो। कर सकते हैं पर जब तक कि जरूरी ना हो, और उसमें भी पहले कोर्ट को सूचित किया जाएगा और कोर्ट इन्फॉर्म करेगा पति को या पत्नी को जो उसके अपोजिट साइड है। तो पति को इन्फॉर्म करेगा कि हाँ भैया ये मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, हम तुम्हें इन्फॉर्म कर रहे हैं, बाय ऑर्डर हमने आपको बता दिया है, अब हम इन्हें परमिशन भी दे रहे हैं क्योंकि इन्होंने कंडीशन ऐसी बताई। तो कंडीशनल चीज जो है वहां पर चेंज की जा सकती है, हर एक चीज नहीं की जा सकती। तो वो उसकी लैंग्वेज चेंज करना या उसके साथ किसी तरीके की छेड़छाड़ करना कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट फिर बन जाता है, और वहां पर और भी कई चार्जेस लगते हैं इस तरह का जो ये फॉर्मेट है इसको डिस्प्यूटेड करने का, क्योंकि वो ओथ लेटर में दिया गया है। तो उसके और भी कई नुकसान है जो अगले पॉइंट पे हम बताएंगे। तो आपकी बीवी ना केवल इसके अंदर बकायदा एक हीनियस क्राइम का शिकार हो जाती है, बल्कि मैनिपुलेटिव एविडेंसेस क्रिएट करने का या मैनिपुलेटिव जो है फॉर्मेटिंग करने का एक अपराध भी कर देती है कमिट। साथ में अगर उसने मान लीजिए अपनी इनकम का कोई सोर्स छिपाया है या अपनी कोई प्रॉपर्टी का हवाला देने से छिपाया है, ये सब चीज की है, तो बकायदा क्रिमिनल ऑफेंसेस भी बनते हैं उनके खिलाफ, जो कि बकायदा रजनीश वर्सेस नेहा के इसमें ही मेंशन्ड है। अब 4th पॉइंट पर हम आते हैं, उससे पहले एक जरूरी सूचना, हमारा एक नया एड्रेस है, उसे नोट कर लीजिए। legaleaglerrz.com ऊपर भी आपको फोन नंबर के जस्ट ऊपर दिखाई दे रहा होगा। ये हमारी वेबसाइट है, इस पर आपको कोर्सेज की अपॉइंटमेंट्स की डिटेल मिल जाएगी। आप लोगों से पहले जितने भी लोगों ने हमारे कोर्सेज ज्वाइन किए वो काफी स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, या आप कई वीडियोस में सुन चुके हैं। क्या करते हैं हम इन कोर्सेज में, वो सारी इन्फॉर्मेशन वहां मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, पर्सनल ट्रेनिंग्स आपकी होती हैं जो कि सिर्फ आप पर फोकस करके होती हैं, और आपके केस को ध्यान में रखते हुए डेट के हिसाब से आपको कोर्ट डेट्स पे भी हम लोग असिस्ट करते हैं, और ये डायरेक्ट असिस्टेंस मिलता है जब तक आपका पूरा दिन नहीं गुजर जाता कोर्ट डेट वाले दिन। इसके अलावा बहुत सारे रेमेडीज और बहुत सारे ऑप्शन, जजमेंट्स, बहुत सारे रेफरेंसेस और जो यूनिक सॉल्यूशंस हम बताते हैं, ये सब हम अपने केसेस में यूज कर रहे हैं, और वहीं से ही जब इनके रिजल्ट्स आते हैं तो हम आपको अपने वीडियोस में बताते हैं। तो अगर आप भी इन कोर्सेज का हिस्सा होना चाहते हैं तो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर के थ्रू वेबसाइट का एड्रेस ले सकते हैं, या फिर ये वेबसाइट का एड्रेस डायरेक्ट आप टाइप करके भी निकाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अब आपको वेबसाइट का एड्रेस मिल जाएगा। आप अगर किसी कानूनी समस्या में समाधान चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लीजिए वेबसाइट के थ्रू, आपको सारे ऑप्शन वहां मिलेंगे। पेमेंट गेटवे पे यूपीआई का, आपको जो जिस तरह का भी आप पेटीएम या गूगल पे वगैरह जो करते हैं वो सारी चीजें वहां मिल जाएंगी, या फिर आप नेट बैंकिंग के थ्रू करना चाहते हैं, या फिर आप किसी और ऑप्शन से, वहां सारे ऑप्शंस खुले हैं जो भी ऑनलाइन बैंकिंग के ऑप्शंस होते हैं। तो अब मैं आपको 4th पॉइंट बताता हूं। देखिए 4th पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 4th पॉइंट यह है कि आपकी बीवी ने ओथ लेटर, एफिडेविट जिसे हम कहते हैं, शपथ पत्र के साथ ये सब बातें कही हैं। अब शपथ पत्र में सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा क्लियर कट कहा है कि शपथ पत्र तो दे दो भाई, पर इस बात का ध्यान रखना कि अगर इसमें गड़बड़ करी है, शपथ पत्र जो आपने एफिडेविट के साथ लगाया है और एफिडेविट में आपने कुछ भी गड़बड़ की है, तो आपके खिलाफ संगीन अपराधों का मुकदमा चलाया जाएगा। आप अपराधी रहेंगे, जो कि 3 साल से लेके 7 साल 10 साल तक की सजा के अपराध माने जाएंगे। यानी कि
आप ना केवल मेंटेनेंस बंद करा सकते हैं बल्कि अपने स्पाउस को जेल भी भेज सकते हैं किसी तरह की छेड़छाड़ करने के लिए। आप अगर पति हैं या पत्नी हैं, इस वक्त मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो ये गलती अगर आपने कर दी है तो कोर्ट में जाकर एप्लीकेशन लगाकर सुधार लीजिएगा। वरना अगर आपके पति या पत्नी ने, जो कि आपके अपोजिट पार्टी होंगे इस केस में, उन्होंने ये वीडियो देख लिया या रजनीश वर्सेस नेहा के इस जजमेंट को पढ़ लिया और आपके खिलाफ अगर इसको यूज कर लिया, तो जो हाल आपका होने वाला है ना, आप सोच नहीं सकते। पर अगर आप ईमानदार हैं और आपने सब कुछ सही से बताया और अगर आपने इस गलती को अपने स्पाउस की गलती से पकड़ लिया, तो फिर समझ लीजिए कि वो कितना परेशान होंगे, क्योंकि केस बनता ही नहीं है। फिर तो ये केसेस चालू हो गए तो अपराधीकरण हो गया उस इंसान का। ये सिविल मैटर है, सिविल मैटर में ही आपने इतना बड़ा झूठ बोल दिया तो आप पूरी तरह से अपराधी हैं। इसके अंदर 191, 193 आईपीसी, इसके अलावा 209 बड़े बड़े अपराध हैं। यहां तक कि आप 211 में भी जा सकते हैं, हालांकि इसमें एफिडेविट के साथ नहीं गए सुप्रीम कोर्ट में, पर कई बातें झूठ पकड़ी जाती हैं जिसके आपके पास क्रॉस एविडेंसेस होते हैं, आप उनको चैलेंज कर सकते हैं। 211, 209 से भी झूठी गवाही बनाना, झूठे साक्ष्य बनाकर पेश करना या फिर मैनिपुलेट करना, ये सब चीजें छेड़छाड़ वाला जो मैंने बताया था दूसरे और तीसरे पॉइंट में कि डॉक्यूमेंट से किसी भी तरह से फॉर्मेट का जो है एसेट्स एंड लायबिलिटी का जो फॉर्मेट है उसके साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ की तो ही केस लगेगी। तो आप अगर इस वक्त एफिडेविट दे चुके हैं, देने वाले हैं और किसी तरह से कोई गड़बड़ नहीं की, तो आप निश्चित रहिए आपके साथ कुछ नहीं होने वाला। और सामने वाले की आपने गलती पकड़ ली और उसने ये सारी हरकतें की है तो भूल जाइए मेंटेनेंस का केस, सीधा सीधा क्रिमिनल केस उसके खिलाफ चार्ज कीजिए। डायरेक्ट ऑप्शन है रजनीश वर्सेस नेहा के एफिडेविट के साथ। शपथ पत्र में ही लिख कर देना होता है। जिसने शपथ पत्र में ये चीज नहीं लिख के दी है वो तो वैसे ही गया काम से, क्योंकि शपथ पत्र भी फॉर्मेट से छेड़छाड़। अगर शपथ पत्र जो रजनीश वर्सेस नेहा के एफिडेविट के हिसाब से होना चाहिए था वो वहां नहीं है तो भी बदमाशी होगी। आपके पास बेनिफिट है और जिसको झूठ बोलना है, झूठ बोल के मेंटेनेंस लेना है, जिसको झूठ बोलकर आपका मेंटेनेंस रोकना है, उन दोनों में से कोई भी ऐसा आदमी होगा वो फंसेगा और बहुत बुरा फंसेगा। इनमें से ये वाला जो उपाय है ये इतना कारगर है, इसको अगर ढंग से आपने यूज किया, ये फैशन में कम है, देखने सुनने में कम मिलेगा, अभी तक तो इस पर जजमेंट्स भी ज्यादा नहीं आए हैं, और ये पक्की बात है एटलीस्ट मेंटेनेंस खारिज करा लाएगा आपका। और अगर आप इसको लंबा चलाएंगे तो झूठ बोलने के बाद में आपका जो स्पाउस है, आपका जो पार्टनर है, वो जेल भी जाएगा, डाइवोर्स तो फिर फ्री में मिल ही जाएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा और ये रेमेडीज आपको शानदार लगी तो फिर अपने केसेस में इसे अप्लाई कीजिएगा। वीडियो को कितना लाइक करना है, कितना शेयर करना है, आपके अंदर की खुशी और जज्बे के हिसाब से जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे